हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज जो हमारा मोशन इन ए प्लेन में टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो इस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। इस प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन। अब बच्चों, मोशन तो आपने पढ़ा है कि मोशन क्या होता है, लेकिन इस मोशन के आगे हमने एक वर्ड और लगा दिया है जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल, जिसको हम बोल रहे हैं प्रोजेक्टाइल। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? पहली बात तो जो चैप्टर का नाम है वो है मोशन इन ए प्लेन। तो यहां हम किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी मोशन को पढ़ रहे हैं, वो मोशन रहेगा हमारा हमेशा 2 डायमेंशन में, एक्स और वाई प्लेन में रहेगा। ये प्रोजेक्टाइल मोशन भी एक ऐसा ही मोशन है ऑब्जेक्ट का जो 2 डायमेंशन में है। लेकिन 2 डायमेंशनल मोशन को तो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और भी तो टॉपिक हमने किए हैं, लेकिन यहां इस टॉपिक का हमने स्पेशली नाम रखा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? नाम से थोड़ा पता चल रहा है, किसी मोशन को, किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना, तो हम उसका नाम प्रोजेक्टाइल मोशन देते हैं। धीरे धीरे हम आगे इसमें बढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती जाएगी और आप समझते जाएंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। सबसे पहले इस प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन देख लीजिए कि व्हेन ए पार्टिकल moves in a plane, plane means 2 dimension. When a particle moves in a plane with some initial velocity, v naught, making an angle theta naught with horizontal direction and the acceleration of particle during motion is equals to acceleration due to gravity, और इसको शॉर्ट नाम हम दे सकते हैं जी। इसके बारे में आपने 9th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट में आए उसका नाम होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो ऑब्जेक्ट एक प्लेन में मूव कर रहा है और वो किस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है और वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ एक सर्टेन एंगल बना रहा है थीटा नॉट, और उस मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मींस g के बराबर रहेगी, और इस g की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है। जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण आएगी उसकी डायरेक्शन हम डाउनवर्ड लेते हैं, तो यहां भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन हम डाउनवर्ड लेंगे। सो इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमने इसमें लिखा व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन विद सम इनिशियल वेलोसिटी v नॉट मेकिंग एन एंगल थीटा नॉट विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन and acceleration of particle during motion is equals to acceleration due to gravity g, then this particle is called projectile
वो जो पार्टिकल या वो जो ऑब्जेक्ट मोशन में था उसका नाम फिर हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल, एंड द मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर जो मोशन है उसका नाम प्रोजेक्टाइल मोशन, और जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उस प्रोजेक्टाइल मोशन को कर रहा है उसका नाम बनेगा प्रोजेक्टाइल। सो ये हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन देखी। अब इसमें देखते हैं कि ये कैसे होता है। मान लो कि स्पेक्स का ये है डिब्बा हमारे पास, अगर मैं इसको ऐसे मूव कराऊं तो ये केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है और इसका हम नाम देते हैं एक्स एक्सिस। अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में मूव कराऊं तो हम इसका नाम देंगे वाई एक्सिस। लेकिन अगर मैं इसको कुछ इस तरह से मूव कराऊं कि ये ना एक्स में ना ये वाई में, ये एक्स और वाई दोनों में है, तो इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट को, उस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया कि वो एक प्लेन में मूव करेगा और ऐसे जाके गिरेगा। यहां से हमने उसको ऐसे फेंका और ऐसे जाके गिरा। एक बार फिर से बता रहा हूं, यहां से हमने एक पार्टिकल को एक्स वाई प्लेन में मोशन में उसमें हमने मूव कराया, तो उसको हमने कुछ इस तरह से फेंका कि वो जाएगा ऐसे। ये जो मोशन आया, ये जो पाथ उसने ट्रेवल किया, ये पाथ पैराबोलिक पाथ ट्रेवल किया उस प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान उस ऑब्जेक्ट ने। ये जो मोशन आया है, इस मोशन का नाम हम देंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। जो ऑब्जेक्ट हमने मोशन में रखा उसका नाम प्रोजेक्टाइल, और जो पाथ प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान उसने ट्रेवल किया, जिस पाथ में वो मूव किया, उस पाथ का नाम होगा पैराबोलिक पाथ। पैराबोला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप +1 क्लास में अभी मैथमेटिक्स में उसको पढ़ेंगे। तो ये पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा। सो इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन एंड द पाथ followed by object or by particle during motion is is parabolic। ये पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा। कैसे करेगा आप देखिए। स्टार्टिंग में हमने कुछ इसको इस तरह से रखा था, तो जब ये चलने लगेगा तो ये ऐसे चलेगा, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो एक्स और वाई दोनों में होगी, और उस इनिशियल वेलोसिटी को हमने नाम दिया है v नोट। यहां हमने रखा है उसका नाम, इनिशियल वेलोसिटी का नाम v नोट। ये इनिशियल वेलोसिटी जो थी पार्टिकल की वो कुछ इस तरह से थी। ये इनिशियल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की। एक प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी v नोट, और ये v नोट इस हॉरिजेंटल डायरेक्शन के साथ ये x बना, ये y बना। इस हॉरिजेंटल डायरेक्शन x के साथ जो इनिशियल वेलोसिटी v नोट एंगल बनाएगी उसका नाम है थीटा नोट। इसे आप ध्यान रखिए। अब यहां से ऑब्जेक्ट चलता हुआ यहां से जाएगा, यहां से हमने इसको प्रोजेक्ट किया और ऑब्जेक्ट चलता चलता कुछ इस तरह से जाएगा, और ये जो उसका मोशन हुआ, इस मोशन का हम नाम देंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये जो पाथ उसने फॉलो किया इस मोशन के दौरान, उस पाथ का नाम होगा पैराबोलिक पाथ। यहां से हमने स्टार्ट किया था, यहां पार्टिकल पहुंच गया है, इसका नाम दे दो b। ये O से लेकर B तक जो उसने हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल की, इसका नाम हम देते हैं हॉरिजेंटल रेंज। दिस इज द हॉरिजेंटल रेंज।
और इसको हमने आर से डिनोट करा दिया है। सपोज दिस इज आर। और जो मैक्सिमम हाइट उसने इस मोशन के दौरान अटेन की, उस मैक्सिमम हाइट का ये जो पॉइंट है, ये सबसे मैक्सिमम हाइट पे होगा ये पॉइंट। और इस मैक्सिमम हाइट की जो डिस्टेंस है, जो वैल्यू है, उसको हमने डिनोट कराया एच से। हॉरिजेंटल रेंज आर हो गई है, एच इज द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, इसको हमने नाम दिया एच। और इस पूरे मोशन के दौरान जब वो यहां से मूव करता है और यहां पहुंचता है, उस दौरान जो टाइम उसने लिया है यहां से चलने में और यहां पहुंचने में, उस टाइम का हम नाम देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब वो है कि जब वो यहां से चल पड़े और यहां पहुंचे उससे पहले का टाइम, ओ से भी ऊपर चला जाए और बी पे पहुंचने से पहले यहां, जब वो पूरा हवा में रहे, इस हॉरिजेंटल डायरेक्शन को टच नहीं कर रहा हो, एक्स एक्सिस को टच नहीं करता हो, उस दौरान जो उसने टाइम पीरियड लिया है, ये जो पूरे फ्लाइट मोशन के दौरान उसका जो टाइम पीरियड आया, उसका हम नाम देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। और उसको हमने डिनोट कराया कैपिटल टी से। ये तीन चीजें हम यहां कैलकुलेट करेंगे कि कितनी वैल्यूज इनकी आएंगी। यहां इस पूरे टॉपिक में हम ये हॉरिजेंटल रेंज निकालेंगे, ये मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। साथ में ये जो पैराबोलिक पाथ उसने किया है, ट्रेवल जो फॉलो किया है, उस पैराबोलिक पाथ की हम इक्वेशन भी निकालेंगे। तो एक हमारा ये रहेगा इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक पाथ, और ये सबसे पहले निकालेंगे हम इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक पाथ। तो इस पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन भी हम निकालेंगे कि इक्वेशन कैसे होती है। जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी है, सर्कल की इक्वेशन आपने पढ़ी है, वैसे ही पैराबोलिक पाथ की भी एक इक्वेशन होती है, और वो इक्वेशन हम यहां ड्राइव करेंगे कि कितनी आएगी। ये चार चीजें हम यहां इसमें मेनली निकालेंगे। सो इसके निकालने से पहले यहां पे पहले ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, एक बार एग्जाम्पल आप और देख लीजिए। एग्जाम्पल हो सकते हैं ए ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड, ए ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम दी, इसका नाम फर्स्ट दे दो, फ्रॉम दी विंडो ऑफ मूविंग बस या ट्रेन। जब हम चलती हुई बस या ट्रेन की विंडो से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दे, बाहर की तरफ फेंक दे, तो वो जो मोशन होगा उसका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, वो कुछ इस तरह से जाएगा। सेकंड ऑप्शन, सेकंड इसका एग्जांपल है ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन। थर्ड ऑप्शन है, इसके एग्जांपल है ए स्टोन थ्रोन इन एनी डायरेक्शन। ये भी एग्जाम्पल है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का। बेसबॉल को जब हम फेंकते हैं तो वो भी जो मोशन है बेसबॉल का, वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। एक टेनिस बॉल को जब हम मारते हैं, वो जो मोशन है वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है।
सो इस तरह से ये प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल हमारे पास होते हैं। अब यहां पे इस प्रोजेक्टाइल मोशन में ये जो चीजें हमें निकालनी है उसको वन बाई वन करके निकालते हैं। सबसे पहले ये जो वी नोट है, इस वी नोट जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये ना एक्स में ना वाई में, क्या हम इसे कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लें? और जब हम इसे कंपोनेंट्स में रिजोल्व कराएंगे तो हमारे पास एक कंपोनेंट तो बनेगा ये जो वी नोट था इसको हमने कंपोनेंट्स में रिजोल्व कराया, और रिजोल्व कराने पे एक कंपोनेंट तो आएगा ये, और दूसरा कंपोनेंट आएगा ये जो कंपोनेंट बना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसका हमने नाम दिया वी नोट एक्स, वी नोट एक्स। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट बना इसका हमने नाम दिया वी नोट वाई। इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी थी वी नोट, उस वी नोट को हम लिख सकते हैं वी नोट एक्स प्लस वी नोट वाई। ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ये इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हो गए हैं, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में। ये हो गया है। इस v नोट x जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू कितनी होगी? आपने वेक्टर को कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया है, और वेक्टर्स को जब कंपोनेंट में रिजोल्व किया तो आपने उसकी वैल्यू भी देखी थी। ये v नोट है, एंगल थीटा बन रहा है यहां, तो जिस तरफ एंगल बनेगा जिस कंपोनेंट के साथ, वो कंपोनेंट के लिए तो आएगा कोस थीटा। वी नोट कोस थीटा, थीटा नहीं थीटा नोट है। दूसरा जिस तरफ थीटा नोट नहीं है, जो दूसरा कंपोनेंट बच गया है, उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास वी नोट साइन थीटा नोट। तो इस वी नोट एक्स और वी नोट वाई की जगह हम लिखेंगे वी नोट कोस थीटा नोट प्लस वी नोट साइन थीटा नोट। ये हमारे पास बच्चों वी नोट एक्स और वी नोट वाई की वैल्यू आ गई है। ये वैल्यू है एक्स एक्सिस में, ये वैल्यू है वाई एक्सिस में। अगर आप डायरेक्शन भी लगाना चाहें तो यहां लिख दीजिए आई कैप और यहां लिख दीजिए जे कैप। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो ये कंडीशन हो गई है। अब यहां इस मोशन में हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि ये जो दो डायमेंशनल मोशन है, ये जो प्लेन का मोशन है, हम इसे वन डायमेंशनल ट्रीट करके चलेंगे। हम क्या मानेंगे कि कंपोनेंट यहां दो ऑब्जेक्ट हैं, वैसे तो एक ऑब्जेक्ट है लेकिन अज्यूम करेंगे कि यहां दो ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट चलता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और उसकी वेलोसिटी है वी नोट कोस थीटा नोट, और दूसरा ऑब्जेक्ट है वर्टिकल डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी है वी नोट साइन थीटा नोट। तो यहां हम इस दो डायमेंशनल मोशन को वन डायमेंशनल मोशन में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर इंडिपेंडेंटली एक बार हम हॉरिजॉन्टल मोशन को पढ़ेंगे और फिर हम वर्टिकल मोशन को पढ़ेंगे। प्लेन में अगर है मोशन तो दोनों को कंबाइन कर देंगे, हमें दो डायमेंशनल मोशन मिलेगा। सो यहां मैं लिख रहा हूं इन आवर डिस्कशन we assume that horizontal and vertical component, and ये भी कह सकते हैं in our discussion we assume that horizontal and vertical motion are independent of each other, it means they
डू नॉट अफेक्ट ईच अदर। हम उन दोनों मोशन को, हॉरिजेंटल और वर्टिकल मोशन को इंडिपेंडेंटली पढ़ेंगे और वो दोनों एक दूसरे को कोई अफेक्ट नहीं करेंगे, दोनों के ऊपर एक दूसरे का कोई इफेक्ट नहीं होगा। साथ में हम ये भी मानेंगे कि जो एयर है उस मोशन के दौरान उस रास्ते में एयर भी होगी, एयर भी कुछ मोशन का अपोज करेगी, कुछ रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करेगी, वो रिस्ट्रिक्शन भी हम नेग्लिजिबल मान के चलेंगे, उस एयर रेजिस्टेंस को भी हम नेग्लेक्ट मान के चलेंगे। डू नॉट अफेक्ट ईच अदर एंड वी आल्सो अज्यूम दैट air resistance is negligible। जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी नेग्लिजिबल रहेगा। सो ये कुछ कंडीशंस हम इस मोशन में मान के चलेंगे। तो अब हमारे पास एक मोशन हॉरिजेंटल हो गया है, दूसरा मोशन हमारे पास वर्टिकल हो गया है। क्योंकि ऑब्जेक्ट प्लेन में मूव करता है, इसका मतलब वो हॉरिजेंटल में भी मूव करेगा, वर्टिकल में भी मूव करेगा। क्यों ना हम उस मोशन को दो पार्ट्स में रिजोल्व कर दें, एक बनेगा हॉरिजेंटल, एक बनेगा वर्टिकल, इन दोनों को हम पढ़ेंगे। लेकिन इसमें यह भी एक कंडीशन रखिए याद कि हॉरिजेंटल मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन 0 रहेगी, लेकिन वर्टिकल मोशन के दौरान एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट की इस g के बराबर रहेगी, जो हम मान के चले हैं। हमने कहा था कि पूरे मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन g रहेगी। अब मोशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो एक्सेलरेशन को भी बताना पड़ेगा कि किसके हिस्से में कितनी आएगी। वर्टिकल कंपोनेंट के हिस्से में आएगी ये सारी एक्सेलरेशन g। इस वर्टिकल मोशन की एक्सेलरेशन g रहेगी। जब ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटल मोशन में रहेगा तो उसकी एक्सेलरेशन 0 रहेगी। कैसे रहेगी वो हम देखेंगे आगे। एंड in vertical motion or in horizontal motion, in horizontal motion acceleration of, ये अकॉर्डिंग नहीं है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इज 0 while in vertical direction acceleration is g और इसकी डायरेक्शन रहेगी डाउनवर्ड, एंड इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये भी लिख लो, एंड इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी होगी और वैल्यू भी होगी। वैल्यू तो है g और डायरेक्शन है डाउनवर्ड। तो अब ये कंडीशन हमने हॉरिजेंटल और वर्टिकल मोशन के लिए लगा दी है। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे ये सब चीजें निकालनी जिसके बारे में हमने बात की थी। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक पाथ। फर्स्ट जो हमारी वो रहेगी वो है इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक पाथ। अब हमें इसमें वो इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे? मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस पूरे मोशन को हम दो पार्ट्स में रिजोल्व कर चुके हैं। तो दो में से एक है हमारा पास हॉरिजेंटल मोशन, और एक है हमारे पास वर्टिकल मोशन। तो पहले हम हॉरिजेंटल मोशन की बात करेंगे, फिर हम वर्टिकल मोशन की बात करेंगे। और यहां इन हॉरिजेंटल मोशन और वर्टिकल मोशन में
चाहे टाइम निकालना हो, चाहे हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी हो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी हो, इन सबको निकालने के लिए हम ज्यादातर वही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे जो हम पढ़ चुके हैं, जिनका हमने नाम दिया था काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। उन 3 इक्वेशंस की ही हम बात करेंगे और उन 3 इक्वेशंस की मदद से ही हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन की सारे चीजें, हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सब बातें बता पाएंगे। सो हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें उससे पहले मान लीजिए कि पार्टिकल जो है वो एक सर्टेन टाइम टी पे सपोज the position of particle, suppose the position of particle is t x y in time और at time t। किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो ऑब्जेक्ट मोशन में था उसकी पोजीशन टी एक्स वाई हमारे पास है। सो यहां पे जब ये इस मोशन में रहेगा, इसमें आप देखिए, मान लीजिए कि इस टाइम टी में ऑब्जेक्ट ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल की x, लेट x भी हॉरिजॉन्टल और x इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, लेट x इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस traveled by particle in time t। ये यहां O से चला था, बीच में कहीं भी एक पॉइंट P मान लीजिए, और उस पॉइंट P तक पहुंचने में उसने टाइम लगाया T। तो इस P तक पहुंचने में T टाइम लगाया, इस T टाइम में उसने हॉरिजॉन्टल, अगर कंपोनेंट की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो डिस्टेंस हमने मानी कि x ट्रेवल की, और y हमने मानी y इज डिस्टेंस इन वर्टिकल डायरेक्शन। ये हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस आ गई है। अब डिस्टेंस हमें पता है तो यहां से हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे और उन इक्वेशन ऑफ मोशन से देखिए कैसे क्या चीज हम निकाल पाएंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस भी हॉरिजॉन्टल ही होगी। वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे s इक्वल्स टू यू टी और s इक्वल्स टू वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमने लगा दी। अब यहां s जो है वो डिस्टेंस थी, यहां कितनी डिस्टेंस है x। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v नोट x, क्योंकि v नोट इनिशियल वेलोसिटी होती है। यहां इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी v नोट x इनटू टाइम कितना लिया हमने भी t, यहां भी t, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन इस हॉरिजॉन्टल मोशन में कितनी 0। तो यहां हमने ये 0 और यहां टी स्क्वायर है तो भी कोई बात नहीं, ये पूरी टर्म 0 बनेगी। यहां हमारे पास आएगा x इक्वल्स टू वी नोट एक्स टी। यहां से t की वैल्यू आप निकालिए, t हमारे पास आएगा x अपॉन वी नोट एक्स। वी नोट एक्स की वैल्यू है कितनी v नोट कोस थीटा नोट, सो x अपॉन v नोट कोस थीटा नोट। सो ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया है t, और इस t टाइम पीरियड में उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो x डिस्टेंस ट्रेवल की और वर्टिकल डायरेक्शन में y डिस्टेंस ट्रेवल की। अब यहां एक बात जो मैं बता चुका हूं कि इस एक्सेलरेशन की वैल्यू वर्टिकल डायरेक्शन के लिए रहेगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए 0 रहेगी। ऐसा क्यों हुआ आप देखिए, इस मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट पहले यहां था, आप मान लो यहां आ गया है, यहां आ गया है
तो इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वेलोसिटी की इस पॉइंट पे, वो कुछ इस तरह से रहेगी। किसी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमें पता करना हो तो हम उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसका हमने नाम दे दिया है v। ये वेलोसिटी रहेगी हमारी v। इसे कंपोनेंट्स में रिजोल्व कराओगे तो एक कंपोनेंट तो बनेगा vx और एक कंपोनेंट बनेगा vy। ये मान लिया हमने। जब इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो इस पॉइंट के लिए हम ड्रॉ करेंगे, जब टेंजेंट इस पॉइंट पे, तो टेंजेंट आएगा कुछ इस तरह से। इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आई वो वेलोसिटी केवल आप देखिए एक्स एक्सिस में है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं। तो यहां जो वेलोसिटी आई उसका हमने नाम दे दिया है v इक्वल्स टू वी एक्स। v वेलोसिटी थी और अब वो वहां जाके बन गई है vx। उसके बाद और इस पॉइंट पे vx, v जो टोटल वेलोसिटी थी वो किसके बराबर आ गई, vx के, क्योंकि vy कितना है यहां पे 0। इस पॉइंट पे जैसे ही हम आएंगे, इस पॉइंट के लिए हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट आएगा कुछ इस तरह से। यहां फिर इसको कंपोनेंट्स में रिजोल्व कराएंगे, एक कंपोनेंट बनेगा ये, एक कंपोनेंट बनेगा ये। इसका नाम हम देते हैं vx, इसका नाम देते हैं vy। इस पॉइंट पे जैसे ही आएंगे b पॉइंट पे, यहां जो इस पॉइंट के लिए डायरेक्शन रहेगी वेलोसिटी की, वो डायरेक्शन रहेगी ये, और इसको कंपोनेंट्स में रिजोल्व कराओगे तो एक बनेगा ये कंपोनेंट और एक बनेगा ये कंपोनेंट। ये जो वेलोसिटी थी इस पॉइंट बी पे आने के बाद, इसका हम नाम देंगे v नोट। क्यों? क्योंकि यहां से चली थी तो भी v नोट थी, यहां पहुंची तो भी कितनी है v नोट। तो ये v नोट इस तरफ आ गया है v नोट x और इस तरफ आ गया है v नोट y। अब यहां इस पूरे मोशन में वेलोसिटी इनिशियल वर्टिकल में थी v नोट y, फाइनल भी कितनी v नोट y। हॉरिजॉन्टल में इनिशियल थी v नोट x, फाइनल भी कितनी v नोट x। तो यहां जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट तो आप कहेंगे कि एक्सेलरेशन कैसे आई। बच्चों यहां वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहे हॉरिजॉन्टल में देखिए चाहे वर्टिकल में देखिए, वो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। और वेक्टर क्वांटिटी की अगर डायरेक्शन भी चेंज हो तो भी फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी आनी चाहिए एक्सेलरेशन वो आएगी। यहां पे इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम रहा, यहां भी v नोट y इनिशियली, फाइनल भी v नोट y। तो यहां चेंज नहीं हुई वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन 0 आनी चाहिए, लेकिन यहां तो हमने इस वर्टिकल के लिए एक्सेलरेशन बता दी। इसलिए बताई क्योंकि यहां वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं। पहले डायरेक्शन ये थी, यहां ये थी, यहां जाते ही तो 0 हो गई, यहां जैसे आई डायरेक्शन डाउनवर्ड। इस वाले हाफ में अपवर्ड, इस वाले हाफ में डाउनवर्ड। इसका मतलब डायरेक्शन उसकी मोशन के दौरान चेंज हुई, और डायरेक्शन अगर चेंज हुई तो वहां वेलोसिटी फिर कांस्टेंट नहीं होगी, वो वेरिएबल होगी। और जब वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी करे तो वहां एक्सेलरेशन आएगी, और वो एक्सेलरेशन हमने नाम दी g, और उसकी डायरेक्शन आएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमारे पास कंडीशन थी कि क्यों हमने इसमें एक्सेलरेशन 0 माना, इसमें एक्सेलरेशन g माना। इस हॉरिजॉन्टल के लिए देख लीजिए, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम, इनिशियली भी ऐसे थी, फाइनल भी ऐसे ही है, और हर दौरान, हर मोशन के दौरान डायरेक्शन सेम रही। ये ऐसे, ये भी ऐसे और ये भी ऐसे, कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। यहां से ऐसे ही चले थे और यहां से घूमते घूमते यहीं ऐसे ही पहुंच गए। तो ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना उसकी डायरेक्शन। तो इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जो एक्सेलरेशन रहेगी वो 0 आएगी। सो यहां हमने t की वैल्यू निकाल दी। अब यही कंडीशन हम वर्टिकल मोशन के लिए अप्लाई करें।
वर्टिकल मोशन। जब वर्टिकल मोशन में लगाएंगे तो यहां s की जगह लिखेंगे y। y इक्वल्स टू, यहां कितनी थी इनिशियल वेलोसिटी v नोट y टाइम t प्लस 1/2 a। यहां कितना है g। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू g एंड इट्स डायरेक्शन इज डाउनवर्ड। लेकिन यहां हम अपवर्ड है तो यहां जो a आएगा वो माइनस g के बराबर आएगा। सो माइनस g इंटू टी स्केयर, बिकॉज a इक्वल्स टू माइनस g, क्योंकि इस g की वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और हम बात कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन की। ये प्लस y में और एक्सेलरेशन हमेशा माइनस y में, तो ये a की जगह हम हमेशा माइनस g लिखेंगे। ऐसा हो गया है। अब यहां से आप v नोट y की वैल्यू लिखिए, ये v नोट साइन थीटा नोट इंटू टी की वैल्यू भी लिखिए जो कि यहां से हमने निकाली थी, वो आएगी x अपॉन v नोट कोस थीटा नोट, साथ में प्लस 1/2 और माइनस g, और t की वैल्यू इतनी है, स्क्वायर करेंगे तो बनेगा x स्क्वायर v नोट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा नोट। जब आप इसे सोल्व करोगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, वो आप देखिए। और उसी इक्वेशन का हम नाम देते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक पाथ। लेंदी जरूर है ये, लेकिन है बहुत आसान। सो y इक्वल्स टू, इसे सोल्व कर दीजिए, v नोट x, v नोट और साथ में ये है साइन थीटा नोट अपॉन कोस थीटा नोट। नोट का मतलब ये जीरो लग रहा है इसलिए मैं नोट बोल रहा हूं। तो साइन थीटा नोट अपॉन कोस थीटा नोट होता है हमारे पास टेन थीटा नोट। तो ये जो वैल्यू आएगी वो v नोट टेन थीटा नोट और साथ में x भी है हमारे साथ, तो ये लिख दिया, प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस बनेगा माइनस, यहां माइनस था तो यहां माइनस आएगा, g अपॉन 2 v नोट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा नोट और साथ में x स्क्वायर। ये जो इक्वेशन आई है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक पाथ। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक पाथ। और कई बार हम इस पाथ को, जिस रास्ते से वो जा रहा है, उस रास्ते को हम पाथ का नाम नहीं देते, हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। ये ट्रेजेक्ट्री, ये थी हमारे पास पैराबोलिक पाथ के लिए इक्वेशन जो हमने ये ड्राइव कर दी, और इसको हम बोलेंगे पैराबोलिक इक्वेशन। अब नेक्स्ट हमारा आता है इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक पाथ, हम निकाल चुके हैं। अब आएगा बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है भाई? इस O पॉइंट से पार्टिकल के टेक ऑफ होने के बाद और इस B पॉइंट पे लैंडिंग होने से पहले
इस टेक ऑफ और लैंडिंग होने से पहले ये जो फ्लाइट में रहा, जो ऊपर रहा, इस पूरे मोशन का कितना टाइम पीरियड रहा है, वो टाइम पीरियड हमें निकालना है। कौन से मोशन का? जो उसने टेक ऑफ और लैंडिंग से पहले बीच में जो किया, टेक ऑफ के बाद और लैंडिंग से पहले। तो ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, इट इज द टोटल टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल इन फ्लाइट। जब वो फ्लाइट में था, हवा में था ऊपर, तो उस दौरान उसने कितना टाइम लिया, उसको हम नाम देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम डिनोट करेंगे टी से। इट इज डिनोटेड बाय टी, इट इज डिनोटेड बाय टी। और इस टाइम ऑफ फ्लाइट को बच्चों हम दो पार्ट्स में रिजोल्व करते हैं। इस टाइम ऑफ फ्लाइट को दो हाफ पार्ट्स में जब हम रिजोल्व करेंगे, तो एक हाफ टाइम तो आएगा यहां से लेकर यहां तक। जब ऑब्जेक्ट यहां से लेकर ओ से लेकर एच तक पहुंचा, तो एक टाइम पीरियड तो आया ये हमारे पास, और दूसरा जब एच से लेकर बी तक पहुंचा, एक टाइम पीरियड आया हमारे पास ये दोनों टाइम पीरियड जो हैं, टोटल अगर हम इनका सम कर दें तो हमारे पास ये टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। सो नाउ फ्रॉम O to H, time taken by object is called time of ascent। मतलब जब ये ऊंचाई पे चढ़ रहा है तो उसको हम नाम दिया टाइम ऑफ एसेंट। सेकंड है फ्रॉम H to B, इस मोशन के दौरान जो उसका टाइम आया उसको हमने नाम दिया टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। और बाय सिमेट्री वी कैन सी दैट कि जो O से लेकर H तक जाने में उसने टाइम लगाया, वही टाइम वो H से B तक जाने में भी लगाएगा। इसका मतलब अगर टाइम ऑफ एसेंट को मैं H बोल दूं, सॉरी T बोल दूं, तो टाइम ऑफ डिसेंट भी T ही आएगा। इसका मतलब ये दोनों टाइम पीरियड सेम रहेंगे। अगर इन दोनों का हम सम कर दें तो ये जो टोटल टाइम आया वही बनेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हमने डिनोट कराया कैपिटल T से। सो टोटल टाइम दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल t प्लस स्मॉल t, और ये बनेगा 2 स्मॉल t। यही स्मॉल जो ट्वाइस ऑफ स्मॉल t है, ये हमारे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने कैपिटल T से डिनोट कराया है। अब हमारे पास सिर्फ एक काम है यहां पे कि अगर मैं इस स्मॉल t की वैल्यू निकाल दूं तो हमारे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। इस स्मॉल t की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे? यहां इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे फिर से, और ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम केवल वर्टिकल कंपोनेंट्स के लिए, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे, हॉरिजॉन्टल के लिए नहीं करेंगे। यहां जब हम वर्टिकल डायरेक्शन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन पहले तो यूज कौन सी करेंगे? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, 3 में से हम ये करेंगे v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। यहां जब वर्टिकल के लिए अप्लाई करेंगे तो जो वेलोसिटी आएगी वो वेलोसिटी भी वर्टिकल वेलोसिटी लिखेंगे, जो एक्सेलरेशन आएगी वो एक्सेलरेशन भी वर्टिकल एक्सेलरेशन लिखेंगे, और टाइम पीरियड जो रहेगा वो टाइम पीरियड हमारा t रहेगा, उसको हम t ही रखेंगे। तो यहां जो वेलोसिटी v है वो v फाइनल वेलोसिटी है जब वो यहां O से लेकर S तक चला गया है। तो O से लेकर S तक गया, इसका टाइम कितना लगा? स्मॉल t, तो हम टाइम को स्मॉल t ही रखेंगे। ये बात ठीक हो गई। जब v नॉट की जगह इनिशियल वेलोसिटी रखेंगे तो मैंने कहा कि हम यहां वर्टिकल डायरेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं,
तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी v नोट y। तो यहां जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो v नोट की जगह आएगा v नोट y प्लस a एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में तो जीरो थी, वर्टिकल में एक्सेलरेशन की वैल्यू g के बराबर, और g की डायरेक्शन डाउनवर्ड होने के कारण हम यहां a की जगह माइनस g लिखेंगे, केवल g से काम नहीं चलेगा। तो यहां हमने लिखा माइनस g और साथ में टाइम पीरियड t ही रहा। ये जो v है दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, और o से लेकर h तक, यहां h पे जब जाएगा ये फाइनल वेलोसिटी और o पे था तो ये इनिशियल वेलोसिटी। वर्टिकल डायरेक्शन में h पे जाने के बाद इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी हमारी जीरो है वर्टिकल के लिए। हॉरिजॉन्टल के लिए तो vx बराबर vi है, लेकिन अगर वर्टिकल में देखें तो यहां जो vy है उसकी वैल्यू जीरो है। तो यहां ये vy यही हमारे पास फाइनल वेलोसिटी बनी, और ये फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू जीरो, तो हमने यहां लिखा जीरो। अब यहां से v नोट y किसके बराबर? v नोट साइन थीटा नोट, और इक्वल्स टू, यहां ये माइनस में था, अगर इक्वल्स टू के उस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस में बनेगा, और ये आ गया हमारे पास जी टी। यहां से जब सोल्व करेंगे तो t की वैल्यू v नोट साइन थीटा नोट अपॉन जी, ये तो t की वैल्यू आ गई। अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट था ट्वाइस ऑफ दिस स्मॉल t। स्मॉल t की वैल्यू हमें पता है, तो टोटल टाइम हमारे पास आएगा 2v नोट साइन थीटा नोट अपॉन जी। ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट रहा। इतने टाइम में ये यहां से यहां पहुंच गया है, ये कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये हमने सेकंड टर्म निकाल दी। अब थर्ड टर्म हमारी आती है मैक्सिमम हाइट। ये जो मैक्सिमम हाइट उसने अटेन की है, उस मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी रहेगी वो हमें निकालनी है। सो वो कैसे निकालेंगे अब देखिए। इसी तरह से निकालेंगे, और मैं पहले भी बता चुका हूं लेंथी जरूर है लेकिन है इजी। सो थर्ड है हमारा मैक्सिमम हाइट, जिसको हमने डिनोट कराया है कैपिटल एच से। ये मैक्सिमम हाइट हम कैसे निकालेंगे? इस मैक्सिमम हाइट को निकालने के लिए, मैक्सिमम हाइट क्या है? दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन ए वर्टिकल डायरेक्शन। ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस उसने वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रेवल की, वही मैक्सिमम डिस्टेंस आपकी मैक्सिमम हाइट बनेगी। तो यहां ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस उसने वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रेवल की, यही मैक्सिमम हाइट हमें यहां निकालनी है। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है उसको हम कैसे निकालेंगे? फिर से हम यहां इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, और अब की बार दोबारा यही इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई करेंगे, लेकिन केवल वर्टिकल डायरेक्शन के लिए। और जब वर्टिकल डायरेक्शन में हम अप्लाई करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन, सो वर्टिकल डायरेक्शन में हम लिखेंगे S इक्वल्स टू वी नोट टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये मैक्सिमम हाइट पे कितनी देर में पहुंच गया था? O से लेकर H तक पहुंचा, और यहां पहुंचते ही तो इसने मैक्सिमम हाइट पे आ ही गया। तो इस मैक्सिमम हाइट पे कितनी देर में पहुंचा? इस स्मॉल टाइम t में, और ये स्मॉल टाइम की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो इस t को t ही रखेंगे। एक्सेलरेशन कितनी है? -g के बराबर। अब इसकी वैल्यू पुट करना शुरू करिए।
s की जगह हम लिखेंगे h। s इज द डिस्टेंस, यहां मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है h, तो हमने डिस्टेंस की जगह लिखा h इक्वल्स टू v नोट। केवल वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी थी v नोट y, सो ये लिखेंगे v नोट y साथ में टाइम t प्लस 1/2, a की जगह लिखेंगे -g और ये t स्क्वायर। अब यहां पे h इक्वल्स टू v नोट y किसके बराबर, v नोट साइन थीटा नोट और साथ में t की भी वैल्यू पुट कर दीजिए आप। यहां से स्मॉल t की करनी है, कैपिटल T की नहीं, ध्यान रखिए। ये आएगी v नोट साइन थीटा नोट अपॉन g, सो v नोट साइन थीटा नोट अपॉन g माइनस प्लस माइनस बनेगा 1/2 और g t की जगह हम लिखेंगे फिर से, लेकिन वहां t स्क्वायर है, इस क्वांटिटी का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा v नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नोट अपॉन g स्क्वायर। एक g से एक g कैंसिल आउट, यहां h इक्वल्स टू v नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नोट अपॉन g माइनस v नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नोट अपॉन 2g। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा v नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नोट अपॉन 2g। h इक्वल्स टू v नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नोट अपॉन 2g। This is the maximum height obtained by object during this projectile motion, और ये मैक्सिमम हाइट h से हमने इसको डिनोट किया था, इसकी वैल्यू आई है इतनी। ये थी हमारी थर्ड टर्म जो हमें यहां निकालनी थी। अब आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे हमारे पास लास्ट टर्म बचती है और वो है हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज। हमने वर्टिकल डायरेक्शन में जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल की थी वो निकाल चुके हैं और उसको हमने नाम दिया h। सिमिलरली अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की वो हम निकालेंगे और वो कितनी आएगी वो हमें देखना है। सो देखिए फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या थी, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल रेंज इज द maximum distance traveled by particle in horizontal direction, in horizontal direction। वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है वो हमें निकालनी है। बात तो हम इसके बारे में पहले ही कर चुके हैं कि O से लेकर B तक ये जो पूरी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल की है उसी का नाम है हॉरिजॉन्टल रेंज। यहां O से लेकर B तक मतलब इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जो हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल की वो हॉरिजॉन्टल रेंज है। उसको हमने डिनोट कराया था R से। इस R की वैल्यू हमें निकालनी है कि कितनी होगी। ये हॉरिजॉन्टल रेंज है। अब कैसे निकालेंगे, यहां आप देखिए O से लेकर B तक जाने में उसने मैक्सिमम टाइम कितना लिया है, कैपिटल T।
टाइम हमें पता है, ओ से लेकर बी तक जब गया तो उसकी वेलोसिटी हमें पता है। क्या हम ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकते उसने टी टाइम में कितनी की? क्या हमें ये नहीं पता कि वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता है। यहां पे जो वेलोसिटी है पूरे मोशन के दौरान, हॉरिजेंटल की बात कर रहा हूं केवल, वो आएगी हमारे पास v नोट x इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल की यहां से लेकर यहां तक, उसको ही तो हमें निकालना है और उसको हमने डिनोट कराया r से। इसका मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस r, यहां से लेकर यहां तक टाइम कितना लगाया t, मल्टीप्लाई कराओगे बनेगा r इक्वल्स टू v नोट x t। r इक्वल्स टू v नोट x की वैल्यू कितनी, v नोट कोस थीटा नोट। इस टाइम की कैपिटल T की वैल्यू कितनी, 2 v नोट साइन थीटा नोट अपॉन जी। सो 2 v नोट साइन थीटा नोट अपॉन जी। r इक्वल्स टू v नोट स्क्वायर। यहां ये फॉर्मूला बनेगा मैथमेटिक्स का 2 साइन थीटा नोट कोस थीटा नोट अपॉन जी। इसे हम लिखते हैं साइन 2 थीटा। यहां थीटा नहीं थीटा नोट है, तो यहां हम लिखेंगे r इक्वल्स टू v नोट स्क्वायर साइन 2 थीटा नोट अपॉन जी। दिस इज द मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। ये चार क्वांटिटीज, ये चार टर्म्स हमें यहां निकालनी थी। ये जो हॉरिजेंटल रेंज है हमारे पास आई, ये थीटा नोट पे भी डिपेंड कर रही है। तो यहां इस थीटा नोट के हिसाब से आर की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है। अगर ये साइन 2 थीटा नोट मैक्सिमम हुआ तो हॉरिजेंटल रेंज भी मैक्सिमम होगी। अगर ये मिनिमम हुआ तो हॉरिजेंटल रेंज भी मिनिमम होगी। मैक्सिमम कब होगी, जब ये पूरी टर्म साइन 2 थीटा, व्हेन साइन 2 थीटा नोट इक्वल्स टू, अगर ये मैक्सिमम हो, और इस साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, क्योंकि साइन जो फंक्शन है उसकी वैल्यू +1 से -1 तक वेरी करती है। तो मैक्सिमम वैल्यू आई +1, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी +1। +1 कब आ सकती है, जब साइन 90 हो, तो साइन 90 की वैल्यू आती है 1। तो साइन 2 थीटा कब हो, किसके बराबर होना चाहिए, 1। 1 कब होगा, जब साइन 90 हो। क्या हम इन दोनों को इक्वेट कर दें, और जब दोनों को इक्वेट कराएंगे तो साइन 2 थीटा नोट इक्वल्स टू साइन 90, साइन से साइन कैंसिल आउट, हमारे पास बचेगा थीटा नोट इक्वल्स टू 90 अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। इसका मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें और वो प्रोजेक्शन अगर हॉरिजेंटल डायरेक्शन के साथ 45 डिग्री एंगल पे हो, तो उस दौरान जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होगी वो मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा। सो थीटा नोट इक्वल्स टू 45 डिग्री होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट। दूसरा, यहां पे मान लो कि थीटा नोट हमारा 60 डिग्री था, या मान लो थीटा नोट हमारा 70 डिग्री था। 70 डिग्री पे व्हेन थीटा नोट इक्वल्स टू 70 डिग्री, तो इस 70 डिग्री एंगल पे जब हमने ऑब्जेक्ट को ये y और ये x प्रोजेक्ट कराया, तो यहां पे ऑब्जेक्ट को हमने कुछ इस तरह से कराया। ये हो गई है इसकी पॉइंट ऑफ टेक ऑफ एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ लैंडिंग।
इस टेक ऑफ और लैंडिंग के बीच ये जो डिस्टेंस आई है, दिस इज द हॉरिजेंटल रेंज, और हम इसको डिनोट करते हैं आर से। सपोज कर लो कि थीटा नोट जब 70 डिग्री था, ये जब थीटा नोट 70 डिग्री, तो हॉरिजेंटल रेंज आई हमारे पास आर, या इसका चलो नाम R1 दे दो। अब अगर मैं एक और एंगल लूं और वो एंगल होगा थीटा नोट इक्वल्स टू 20 डिग्री, इस 20 डिग्री एंगल पे भी अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को, सेम ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कराऊं, तो उस कंडीशन में भी जो हॉरिजेंटल रेंज रहेगी वो सेम रहेगी। हॉरिजेंटल रेंज पहले R1 थी, सेकंड केस में भी R1 ही रहेगी। बस फर्क ये होगा कि जो मैक्सिमम हाइट थी वो 70 डिग्री में तो यहां से लेकर यहां तक इतनी ज्यादा थी, लेकिन 20 डिग्री में ये इतनी रही। हॉरिजेंटल रेंज 70 डिग्री और 20 डिग्री दोनों पे सेम रही। 20 डिग्री कहां से आया? अगर मैं 90 डिग्री माइनस जो पहले एंगल था 70 डिग्री कर दूं, तो हमारे पास 20 डिग्री आएगा। इसका मतलब 70 डिग्री और 20 डिग्री एक ऐसा पेयर है एंगल का जिसपे हॉरिजेंटल रेंज सेम रहेगी। अगर आपके पास थीटा नोट है, मान लो कुछ भी मान लो, आपके पास 40 डिग्री, और 40 डिग्री पे हॉरिजेंटल रेंज आई R2, तो एक और एंगल होना चाहिए जिसपे हॉरिजेंटल रेंज R2 ही आएगी। वो कौन सा होगा? 90 माइनस 40, दूसरा एंगल बनेगा 90 माइनस 40, दैट इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, और इस 50 डिग्री पे भी R2 ही रहेगी। इस तरह से एक पेयर के लिए, एंगल के एक पेयर के लिए हॉरिजेंटल रेंज सेम रहेगी। पेयर कैसे बनेगा? एक एंगल आपके पास दिया हुआ होगा, दूसरा एंगल पूछ ले कि दूसरा एंगल बताइए जिसपे हॉरिजेंटल रेंज इतनी ही रहेगी। वो एंगल निकालने के लिए आप उसको 90 माइनस जो दे रखा है उसको 90 में से आप माइनस कर दीजिए। जो एंगल आएगा उस एंगल पे भी उतनी ही रहेगी जितनी पहले एंगल पे दे रखी है, उतनी के बराबर। सो आप ये ध्यान कर लीजिए कि अगर एंगल थीटा नोट है तो दूसरा एंगल आएगा 90 माइनस थीटा नोट। इन दोनों एंगल्स पे हॉरिजेंटल रेंज हमारी सेम रहेगी, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? हॉरिजेंटल रेंज तो सेम रहेगी, लेकिन मैक्सिमम हाइट डिफरेंट रहेगी दोनों के लिए। इस तरह से आप इसको कर पाएंगे। यह था हमारा टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। लेंदी जरूर है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। आप इसको अच्छे से समझिए, इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट तो है ही है। तो इसको अच्छे से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।